अस्सलामुअलैकुम बेटा जी, आज हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है सेट और उसकी कुछ एप्लीकेशन है, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, कॉम्प्लीमेंट है। हम एक्सरसाइज 5.1 से स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। उसने सेट x और y दिए हुए हैं 1 4 7 9 और 2 4 5 और 9। उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 में आपने फाइंड करना है x यूनियन y। अगर x और y को यूनियन करना है, यूनियन का मतलब है इकट्ठा करना, कंबाइन करना। सेट ऑफ x है मेरे पास 1 4 7 9 यूनियन। सेट ऑफ y है 2 4 5 और 9। जब हम x और y का यूनियन करेंगे तो उन्हें ऑर्डर वाइज कंबाइन करेंगे। जिस तरह लोएस्ट टर्म है हमारे पास दोनों में 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म है 4, दोनों में कंबाइन है, वन टाइम आ जाएगी 4 5 7 और देन 9। दोनों में कॉमन है इसलिए वन टाइम आ जाएगी 9। ये दोनों का यूनियन है। वो वैल्यू जो रिपीट हो रही ऑटो वैल्यू लिखते हैं और जो वैल्यू रिपीट हो रही है उसे वन टाइम लिखते हैं। नेक्स्ट इसने कहा कि आपने इसके पार्ट नंबर 2 में इंटरसेक्शन करना है x और y को। इस तरह हमारे पास सेट ऑफ x है 1 4 7 9 इंटरसेक्शन और सेट ऑफ y है हमारे पास 2 4 5 और 9। इंटरसेक्शन सेट की वो प्रॉपर्टी है जिसमें हम सेट में कॉमन वैल्यू लिखते हैं, जो वैल्यू दोनों में रिपीट हो रही हो, दो वैल्यू कॉमन हो, वो इंटरसेक्शन में आता है। x इंटरसेक्शन y में हमारे पास रिपीट होने वाली टर्म 1 भी रिपीट नहीं हो रहा, 7 नहीं हो रहा, 4 रिपीट हो रहा है, 4 इनके इंटरसेक्शन में आएगा, 9 कॉमन आ रहा है, तो इनके इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ x और y की वो टर्म आएगी जो वैल्यूज रिपीट हो रही है, जो हमारे पास 4 और 9। ये सेटों पे अप्लाई होने वाली बेसिक टर्म्स हैं यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब इसी को लेके आगे चलते हैं। ये हमारे पास सेट थे क्वेश्चन 1 के 1 4 7 9 2 4 5 और 9। यूनियन से हमने इन्हें कंबाइन किया, जो हमारे पास आंसर आया 1 2 4 5 7 और 9। और इंटरसेक्शन में इन्हीं दो सेट को हमने इंटरसेक्ट किया जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ वो टर्म्स लिखनी है जो कॉमन वैल्यूज हैं, और कॉमन वैल्यूज हमारे पास आती हैं 4 और 9। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो हमारे पास है। अब यहां पे कोई इशू हो वो क्लियर कर सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल कोई इशू होना चाहिए। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 सिलेबस का हिस्सा नहीं है। बेसिक टर्म्स के लिए ये तो उन वैल्यूज के लिए था जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो सेट हों, x और y, a b एक्सेट्रा, कोई भी वैल्यू हो सकती। अब हम उन वैल्यूज पे जाते हैं कि अगर हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 आते हैं जी। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 पे क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमारे पास सेट दिए हुए हैं x y और z। x है हमारे पास 1 3 5 7, सेट ऑफ ऑड नंबर 1 3 5 7 अप टू 19, सेट ऑफ ऑड नंबर अप टू 19। और सेट ऑफ y है हमारे पास 0 2 4 6, y है हमारे पास 0 2 4 6 अप टू 20। सेट ऑफ इवन नंबर्स 0 टू 20, और उसने सेट ऑफ z दिया हुआ है जिसमें प्राइम नंबर्स हैं 2 3 5 7 11 13 72 3 5 7 11 13 17 19 और 23। अब अगर इनमें देखें हमारे पास जो सेट ऑफ x है वो उस सेट में तमाम वैल्यूज हैं ऑड नंबर्स की 1 3 5 7 9 11 13, सारे के सारे ऑड नंबर्स
सेट ऑफ Z में हमारे पास सारे प्राइम नंबर्स हैं 2 3 5 7 11 13 19 23। इसने कहा है आपने इन पे वैल्यू अप्लाई करनी है x यूनियन y इंटरसेक्शन z। इसका पार्ट नंबर है 5th x यूनियन, पार्ट नंबर 5th है x यूनियन y इंटरसेक्शन z, x यूनियन y इंटरसेक्शन z जी। तो यहां पे क्या आएगा, सबसे पहले सेट ऑफ x जो हमारे पास है 1 3 5 7 अप टू 19 यूनियन सेट ऑफ y, और y में सारे के सारे इवन नंबर्स हैं 0 2 4 6 अप टू 20 इंटरसेक्शन z जिसमें हमारे पास प्राइम नंबर है 2 3 5 7 अप टू 23। अब चूंकि उसने हमें बता दिया, सबसे पहले हमें क्या करना है y इंटरसेक्शन z। जब हमने y इंटरसेक्शन z करना है x एज इट इज आ जाएगा, x आएगा हमारे पास 1 3 5 7 अप टू 19 यूनियन। अब चूंकि हम इंटरसेक्शन करना चाह रहे हैं, इंटरसेक्शन में बेटा जी जो y और z है उनमें कोई भी वैल्यू 2 के अलावा कॉमन नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 एक स्टार्टिंग वैल्यू प्राइम नंबर्स की 2 से स्टार्ट हो रही है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23। इनमें से कोई भी नंबर इवन नहीं है सिवाय 2 के। तो इन दोनों का जब हमने इंटरसेक्शन करना है, इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ कॉमन वैल्यूज आती हैं, और सेट ऑफ इवन नंबर और सेट ऑफ प्राइम नंबर में सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू कॉमन आती है और वो है 2। यहां पे हमारे पास आ जाएगा 2। उसे कहा x यूनियन y इंटरसेक्शन z फाइंड करना है। y इंटरसेक्शन z, जब y और z को इंटरसेक्शन किया, इंटरसेक्ट आया हमारे पास सिर्फ 2। अब क्या करेंगे, अब हमें करना ये है जो x की वैल्यू है और y इंटरसेक्शन z आया, इन दोनों को हम क्या कर देंगे यूनियन यानी कंबाइन कर देंगे। x के हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर थे 1 टू 19, उनमें सिर्फ एक वैल्यू ऐड होगी 2। तो हमारे पास जो डिजायर्ड आंसर है वो आएगा 1 2 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। ये हमारे पास दूसरे का फाइंड करना है x यूनियन y इंटरसेक्शन z। इसके बाद हम चलते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जो हमारे पास है। जल्दी से देखिएगा, अगर कोई इशू बनता है वो आप बाद में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेट ऑफ ए, सेट ऑफ बी। सेट ऑफ ए में है हमारे पास 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6। सेट ऑफ बी में है हमारे पास 2 4 6 8 2 4 6 एंड 8। उसने कहा इसके पार्ट नंबर सेकंड में आपने फाइंड करना है a यूनियन b इज इक्वल्स टू b यूनियन a। पार्ट नंबर सेकंड प्रूव करना है a यूनियन b इज इक्वल्स टू b यूनियन a। दो सेटअप के ऊपर अप्लाई होने वाला वो मेथड प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास है a यूनियन b, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड करेंगे b यूनियन a, और प्रूव करेंगे कि दोनों का आंसर सेम है। a यूनियन b करना है, पहले सेट ऑफ a 1 2 3 5 एंड 6 यूनियन सेट ऑफ b 2 4 6 एंड 8। यूनियन में जैसा आप पहले जानते हैं कि यूनियन में सेट ऑफ यूनियन में हम वैल्यूज को कंबाइन करते हैं, इकट्ठा करते हैं ऑर्डर वाइज इकट्ठा करेंगे बेटा जी। हमारे पास आएगा 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है दोनों में, इसलिए क्या आ जाएगा 8। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है a यूनियन b। अब हम सॉल्व करते हैं बेटा जी राइट हैंड साइड को, जो हमारे पास है b यूनियन a
बी यूनियन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। सेट ऑफ बी है 2 4 6 एंड 8 यूनियन ए की वैल्यू है 1 2 3 5 एंड 6। अब इन दोनों के भी जब कंबाइन करेंगे तो ऑर्डर वाइज ही लिखेंगे, और ऑर्डर वाइज सबसे पहले सबसे लोएस्ट टर्म आती है जो क्या है 1, देन 2 दोनों में कंबाइन है 2 आ जाएगा, 3, उसके बाद 4 5 6 दोनों में कंबाइन है 1 टाइम आ जाएगी, 7 कहीं भी नहीं है, 7 नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा 8। अब अगर हम सिर्फ देखें तो हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर था 1 2 3 4 5 6 और 8, बी यूनियन ए का आंसर है 1 2 3 4 5 6 8। हम कह सकते हैं hence proof A union B is equals to B union A. That's it. उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहता है स्टेट डी मॉर्गन्स लॉ। अब बेसिकली डी मॉर्गन्स लॉ क्या है? सेटों पे अंदर होने वाला वो अमल जिसमें उसने स्टेटमेंट स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि अगर आपके पास ए बी और सी ए बी और एक सेट ऑफ यूनियन हो, सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट हो, अगर उन दोनों पे ये वैल्यू अप्लाई की जाए डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन लॉ बेटा की इसकी दो स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। फर्स्ट ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, जब ए यूनियन बी के ऊपर कंप्लीमेंट अप्लाई किया जाए तो वो आ जाता है बेटा की ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसी तरह इसकी सेकंड कंडीशन है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अगर इन दोनों के ऊपर अगर वो डी मॉर्गन का ये इस तरह भी पूछ सकता है कि वो आपको एक यूनिवर्सल सेट दे दे, सेट ऑफ ए दे, सेट ऑफ बी दे और कहे कि आप प्रूव करें कि डी मॉर्गन लॉ उसे प्रूव करना है। तो जब वो नाम सिर्फ लेगा डी मॉर्गन लॉ का, उसका मतलब ये है कि आपको ये दोनों स्टेटमेंट्स को अप्लाई करना है। अगर वो डी मॉर्गन लॉ नहीं कहता तो इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट दे देगा कि आपने ये प्रूव करना है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, या ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। और शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से ये भी पूछ सकता है कि स्टेट डी मॉर्गन लॉ, तो उसमें कोई और स्टेटमेंट नहीं बनती, कोई डेफिनेशन नहीं बनती, सिर्फ ये दो स्टेटमेंट्स हैं ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। दैट्स इट। यहां तक अगर कोई इशू है तो आप क्लियर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है ऐसा। जस्ट फोकस कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा।